घर बनाना, ये हम सबका एक बहुत बड़ा सपना होता है ना? बिल्कुल। पर होता क्या है कि शायद 99% लोग अनजाने में ही कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे उनका बजट बिगड़ जाता है। मतलब लाखों रुपए फालतू खर्च हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है। और मजे की बात यह है कि ये गलतियां अक्सर छोटी लगती हैं, पर इनका असर बहुत बड़ा होता है बजट पर। आज हमारे पास एक गाइड से कुछ अंश है। इसमें बताया गया है कि कंस्ट्रक्शन की शुरुआत में ही, मतलब प्लानिंग के वक्त ही, कैसे समझदारी दिखाकर खर्च बचाया जा सकता है। तो आज हम इसी गाइड की मदद लेंगे, समझेंगे कि वो कौन सी आम चूक है और कैसे प्रैक्टिकल तरीकों से पैसे बचाए जा सकते हैं, गलतियों से कैसे बचा जाए। चलिए जरा इन छिपी हुई लागतों को खोलते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि सही प्लानिंग ना सिर्फ पैसा बचाती है बल्कि आपके सपनों के घर को मजबूती भी देती है। अक्सर ऐसा होता है कि जानकारी की कमी होती है और बस उसी वजह से लोग गैर जरूरी खर्च कर बैठते हैं, जो बाद में काफी भारी पड़ता है। हाँ, बाद में पता चलता है कि अरे यहाँ तो पैसे बच सकते थे। एग्जैक्टली। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज से, प्लॉट का चुनाव। अच्छा। लोग अक्सर क्या देखते हैं, बस लोकेशन। लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन प्लॉट का आकार, मतलब उसका शेप और उसका लेवल, ये भी उतना ही जरूरी है। शेप और लेवल कैसे? सोचिए, अगर प्लॉट चौकोर या आयताकार है, बिल्कुल रेगुलर शेप का, तो उस पर कंस्ट्रक्शन करना आसान होता है, मटेरियल कम वेस्ट होता है, लेबर भी कम लगती है। लेकिन अगर प्लॉट टेढ़ा मेढ़ा है, ऑड शेप का है, तो फिर नींव डालने से लेकर दीवारें बनाने तक हर स्टेप पर कटिंग, सेटिंग, इसमें लागत बढ़ जाती है, मजदूरी ज्यादा लगती है। अच्छा, और लेवल वाली बात, वो क्यों अहम है? वो इसलिए कि अगर प्लॉट सड़क के लेवल से मान लीजिए नीचे है, गड्ढे में है, हाँ, कई बार होता है ऐसा, तो फिर आपको पहले मिट्टी से उसकी भराई करवानी पड़ेगी, उसका अलग खर्च। फिर घर की कुर्सी यानी प्लिंथ लेवल, उसे भी रोड लेवल से ऊपर उठाना पड़ेगा ताकि बारिश का पानी वगैरह ना आए। तो ये भराई और ऊंची प्लिंथ, ये दोनों ही सीधे सीधे आपका बजट बढ़ा देते हैं। तो सही जमीन चुनना मतलब एक तरह से आधी मुश्किलें वहीं खत्म। ये तो बहुत बेसिक और जरूरी बात है जिस पे शायद ध्यान नहीं जाता। बिल्कुल। अच्छा, मान लीजिए प्लॉट फाइनल हो गया, अब आते हैं घर के ढांचे पर, स्ट्रक्चर पर। यहाँ पर दीवारों की मोटाई को लेकर काफी बातें होती हैं। जैसे बाहरी दीवारें हैं वो तो ठीक है, 9 इंच की रखना मजबूती के लिए, मौसम से बचाव के लिए समझ आता है, पर अंदर की दीवारों का क्या वो भी 9 इंच की होनी चाहिए? यही तो पॉइंट है। देखिए, अगर आपका घर फ्रेम स्ट्रक्चर पर बन रहा है, मतलब जिसमें कॉलम और बीम पूरे घर का लोड उठाते हैं, हाँ, आजकल ज्यादातर घर वैसे ही बनते हैं, बिल्कुल। तो ऐसे में जो अंदर की पार्टीशन वॉल्स हैं, कमरों के बीच की दीवारें हैं, किचन की दीवार, वो 4 इंच की भी काफी होती हैं, क्योंकि उन पे कोई स्ट्रक्चरल लोड तो आ नहीं रहा। अच्छा। हाँ, और अगर आप 4 इंच की दीवार बनाते हैं तो सोचिए कितनी बचत होगी। ईंटें कम लगेंगी, सीमेंट रेत का मसाला कम लगेगा, प्लास्टर कम लगेगा, पुट्टी कम लगेगी और मजदूरी भी कम लगेगी। अरे वाह! ये एक छोटी सी लगने वाली बात है, पर हजारों रुपए बचा सकती है। बस शर्त यह है कि ये फैसला अपने इंजीनियर की सलाह से ही लें। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं कर सकते। सही है, इंजीनियर की सलाह जरूरी है। अच्छा, और ढांचे की जान, स्टील यानी सरिया, हाँ जी, इसमें भी कंफ्यूजन रहता है। हाँ। एक होता है प्राइमरी स्टील जो ब्रांडेड होता है, ISI मार्क वाला, और एक होता है सेकेंडरी स्टील जो लोकल होता है, सस्ता मिलता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि चलो सेकेंडरी स्टील ले लेते हैं, पैसे बचेंगे। क्या ये सही अप्रोच है? देखिए, सस्ता होने के कारण सेकेंडरी स्टील आकर्षक जरूर लगता है, पर उसकी क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होती। उसकी मजबूती, उसकी प्रॉपर्टीज कंसिस्टेंट नहीं होती। अगर बजट की बहुत ज्यादा मजबूरी है और इस्तेमाल करना ही पड़ रहा है, तो कम से कम 2 चीजें जरूर देख लें। एक तो ISI मार्क हो और दूसरा सही ग्रेड हो, जैसे TMT 500 या 550। ये स्टील की स्ट्रेंथ बताते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि स्टील जैसी बुनियादी चीज में समझौता ना करें। यहाँ बचाया गया थोड़ा सा पैसा पूरी इमारत की सुरक्षा पर, उसकी लाइफ पर सवाल खड़ा कर सकता है। ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। सस्ता नहीं, सही चुनना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, सुरक्षा पहले। अब बात करते हैं सीमेंट की। इसमें भी ब्रांड का चक्कर रहता है। लोग सोचते हैं महंगा ब्रांड है, पैकिंग अच्छी है, तो सीमेंट भी अच्छा होगा। क्या ये सच है? नहीं, ये एक बहुत आम भ्रम है। आप देखिए, जो बड़े बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स बनते हैं या बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, उनमें भी सामान्य OPC या PPC सीमेंट ही इस्तेमाल होता है। OPC मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और PPC मतलब पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ये दोनों ही इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मजबूती के सारे मानक पूरे करते हैं।
जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि सीमेंट ताज़ा हो। पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट देखें, कोशिश करें कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, और सीमेंट में हाथ डालकर देखें, उसमें गांठें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ताज़ा होना ज़रूरी है। हाँ, बल्कि जो पीपीसी सीमेंट है वो अक्सर ओपीसी से थोड़ा सस्ता भी मिलता है, और चिनाई प्लास्टर जैसे कामों के लिए तो ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये बाद में स्ट्रेंथ गेन करता रहता है और क्रैक्स भी कम आते हैं। तो ब्रांड के पीछे भागने की जरूरत नहीं, बस क्वालिटी और फ्रेशनेस देखें। बिल्कुल। और सीमेंट के बाद ईंटें। पारंपरिक लाल ईंट तो है ही, पर आजकल एएसी ब्लॉक का भी काफी चलन है। ये क्या चीज है और क्या ये बेहतर विकल्प है? ये एएसी ब्लॉक मतलब ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक, ये सीमेंट, फ्लाई ऐश, लाइम वगैरह से बनते हैं और वजन में लाल ईंटों से काफी हल्के होते हैं और साइज में बड़े होते हैं। अच्छा, बड़े और हल्के। हाँ, तो बड़े होने का फायदा ये है कि दीवार जल्दी बनती है। मान लीजिए एक ईंट की जगह एक ब्लॉक लग गया तो काम तेजी से हुआ, मतलब लेबर कॉस्ट कम हुई। दूसरा, इनमें जॉइंट्स कम होते हैं, क्योंकि ब्लॉक बड़े हैं तो जॉइंट्स कम होने से प्लास्टर भी पतला लगता है, यानी फिर से सीमेंट और रेत की बचत, पुट्टी की बचत। ये तो कई फायदे हो गए। जी, और हल्के होने की वजह से अगर घर कॉलम बीम स्ट्रक्चर पर है तो बिल्डिंग पर डेड लोड कम पड़ता है, जो स्ट्रक्चर के लिए अच्छा है। तो हाँ, ये लागत और समय दोनों बचाने वाला एक अच्छा विकल्प हो सकता है, खासकर पार्टीशन वॉल्स के लिए। ठीक है, अब आते हैं फर्श पर। इसके लिए भी कई ऑप्शन है। टाइल्स है, मार्बल है, कुछ लोग कारपेट भी लगाते हैं। बचत के नजरिए से क्या ठीक रहता है? मार्बल सुंदर लगता है, नो डाउट, पर काफी महंगा होता है और उसे लगाना भी एक मुश्किल काम है। उसमें एक्सपर्ट कारीगर चाहिए, घिसाई पॉलिश का अलग खर्च। हाँ, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज्यादा होती है। बिल्कुल। इसकी तुलना में अच्छी क्वालिटी की सिरामिक या विट्रिफाई टाइल्स ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन है। ये मार्बल से काफी किफायती होती हैं, टिकाऊ भी होती हैं, साफ रखना आसान है और आजकल तो इतने डिजाइन और फिनिश में आती हैं कि पूछिए मत। और लगाना भी मार्बल के मुकाबले आसान और सस्ता है। तो मेरे हिसाब से टाइल्स एक समझदारी भरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। टाइल्स मतलब वैल्यू फॉर मनी। हाँ, कह सकते हैं। अब घर के बाहरी लुक की बात करते हैं। एलिवेशन। सुंदर तो सभी बनाना चाहते हैं अपना घर, पर क्या यहाँ भी सजावट के चक्कर में फालतू खर्च हो जाता है? बहुत होता है। लोग एलिवेशन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। दीवारों पर बिना वजह की नक्काशी करवाना, वो ग्रूव्स कटवाना। हाँ, वो डिजाइन के लिए लाइंस वगैरह बनवाते हैं। जी, या फिर बहुत भारी भरकम छज्जे, जिन्हें कॉर्निस कहते हैं, वो बनवाना, या बालकनी को जरूरत से ज्यादा बाहर निकालना। ये सब चीजें सिर्फ खर्च बढ़ाती हैं। कैसे? अरे इनमें मटेरियल ज्यादा लगता है, सीमेंट, रेत, स्टील सब ज्यादा लगेगा। फिर इनको बनाने के लिए जो शटरिंग लगती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। कटिंग मोल्डिंग में लेबर कॉस्ट बढ़ती है और काम भी धीमा हो जाता है। मतलब सुंदरता के नाम पर जेब ढीली। बिल्कुल, सुंदरता सादगी में भी हो सकती है। एक सिंपल, साफ सुथरा और मटेरियल एफिशिएंट डिजाइन चुने। ऐसा डिजाइन जो आंखों को भी अच्छा लगे और फंक्शनल भी हो। बेवजह की सजावट से बचें। ये तो हुई बाहरी बात। घर के अंदर की प्लानिंग में भी क्या कुछ ध्यान रखने लायक है, जिससे स्पेस और पैसा बचे? कई बार देखता हूँ कि घरों में लंबे लंबे गलियारे होते हैं या फालतू लॉबी जैसी जगह होती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। हर स्क्वायर फुट की कीमत होती है, जमीन की भी और कंस्ट्रक्शन की भी। तो प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें जगह बर्बाद ना हो, गैर जरूरी पैसेज या लॉबी कम से कम हो, हर जगह का कोई ना कोई उपयोग हो। एक अच्छा आर्किटेक्ट या डिजाइनर आपको स्मार्ट प्लानिंग करके दे सकता है, जिससे कम जगह में भी घर खुला खुला और ज्यादा फंक्शनल लगे। और एक और टिप शायद ये हो सकती है कि अगर भविष्य में जरूरत पड़ने की संभावना है तो फाउंडेशन ऐसी बनाएं कि ऊपर एक और मंजिल बन सके। बिल्कुल, अगर आप ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं और भविष्य में फर्स्ट फ्लोर बनाने का इरादा है तो शुरू में ही फाउंडेशन उसी हिसाब से डिजाइन करवा लें। इससे बाद में जब आप ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो नींव और प्लिंथ का पूरा खर्च बच जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बचत हो सकती है। अच्छा, एक और सवाल है, कमरों की ऊंचाई, मतलब फ्लोर से स्लैब की छत तक की हाइट कितनी रखनी चाहिए? क्या ज्यादा ऊंची छत रखना हमेशा बेहतर होता है? ये भी एक कॉमन सवाल है। देखिए, कुछ लोग सोचते हैं 11 फीट या 12 फीट ऊंची छत रखेंगे तो कमरा ज्यादा हवादार लगेगा, ज्यादा ग्रैंड लगेगा। हाँ, ऐसा सोचते हैं। पर प्रैक्टिकली सोचिए, जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उतनी ही दीवारें ऊंची बनेंगी। मतलब हर दीवार पर ज्यादा ईंटें लगेंगी, ज्यादा सीमेंट, रेत का मसाला लगेगा, प्लास्टर ज्यादा लगेगा, पेंट ज्यादा लगेगा और इन सब को करने में लेबर भी ज्यादा लगेगी। हाँ, हर चीज का खर्च बढ़ गया। हाँ, तो व्यावहारिक रूप से स्लैब की छत तक की ऊंचाई, मतलब स्लैब टॉप तक, करीब 10 से 10.5 फीट रखना काफी होता है। इसमें कमरा हवादार भी लगता है और वो अतिरिक्त खर्च भी बचता है।
बहुत ज्यादा ऊंचाई की जरूरत नहीं होती। ये भी एक जरूरी पॉइंट है। अब आते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल चीज पर, काम करवाने वाले यानी ठेकेदार। हाँ जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग क्या करते हैं, या तो किसी जान पहचान वाले को काम दे देते हैं या फिर जो सबसे सस्ता रेट दे रहा है उसे चुन लेते हैं। ये कितना बड़ा रिस्क है? ये बहुत बड़ा रिस्क है और शायद ये उन सबसे आम और महंगी गलतियों में से एक है जो लोग करते हैं। सस्ता रेट देने वाला ठेकेदार हो सकता है मटेरियल की क्वालिटी में कटौती करे, या काम बीच में अधूरा छोड़कर भाग जाए, या काम करने का तरीका सही ना हो। जान पहचान वाला है तो कई बार आप क्वालिटी खराब होने पर भी कुछ कह नहीं पाते। हाँ, रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में। बिल्कुल। तो जरूरी क्या है? जरूरी है कि आप ठेकेदार का चुनाव ध्यान से करें, उसके पिछले काम देखें, उसकी साइट्स पर जाकर काम की क्वालिटी चेक करें, पता करें कि वो समय पर काम पूरा करता है या नहीं, क्या वो खुद साइट पर रेगुलरली आता है, सुपरवाइजन करता है, और सबसे जरूरी शायद ये कि सब कुछ लिखित में हो। सबसे जरूरी, हर एक चीज लिखित में तय होनी चाहिए। एक प्रॉपर अग्रीमेंट बने, उसमें क्या क्या काम शामिल हैं, स्कोप ऑफ वर्क, मटेरियल कौन सा लगेगा, कुल कीमत कितनी होगी, पेमेंट का शेड्यूल क्या होगा, कब, कितना और कैसे पेमेंट करनी है, और सबसे जरूरी काम कब तक पूरा होगा, टाइम लिमिट। एक प्रोफेशनल ठेकेदार इन बातों से कभी हिचकिचाएगा नहीं। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। और आपने टाइम लिमिट की बात की, क्या काम पूरा होने में देरी होने से भी लागत बढ़ती है? यकीनन, कंस्ट्रक्शन में टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। आप सोचिए, काम जितना लंबा खिंचेगा, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई की वजह से मटेरियल के रेट बढ़ सकते हैं। सीमेंट, स्टील, रेत, ईंट, सबके दाम बढ़ जाते हैं। लेबर के रेट भी समय के साथ बढ़ते हैं। तो अगर आपने अंदाजा लगाया था कि काम 6-8 महीने में पूरा होगा और बजट बनाया था, लेकिन काम खिंचकर 12 या 18 महीने चला गया, तो आपका बजट आउट होना लगभग तय है। तो तेजी से काम पूरा करना भी जरूरी है। बिल्कुल। इसलिए काम शुरू करने से पहले फेज वाइज प्लानिंग करें। मतलब किस काम के बाद क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, ताकि काम बिना रोके एक फ्लो में लगातार चलता रहे। ये तो हुई प्लानिंग और मैनेजमेंट की बात। एक और चीज है जिस पर शायद लोगों का ध्यान सबसे कम जाता है, वेस्टेज, मतलब बर्बादी। हाँ, ये अनदेखी लागत है। जैसे साइट पर ईंटें टूटती हैं, मसाला नीचे गिरता है, टाइल्स या पत्थर की कटिंग गलत हो जाती है। ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर कितना महंगा पड़ती होंगी। अरे ये छोटी नहीं है, ये सब मिलकर हजारों का और बड़े प्रोजेक्ट्स में तो लाखों का नुकसान करा सकती हैं। आप सोचिए, 5-10% मटेरियल भी अगर वेस्ट हो रहा है तो कुल लागत का कितना बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। तो इसका समाधान क्या है? सुपरवाइजर है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो देखे कि मटेरियल का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। वो ये सुनिश्चित करेगा कि कटिंग सही तरीके से हो ताकि बर्बादी कम हो, मसाला ठीक से इस्तेमाल हो, मचान ठीक से बंधा हो। वेस्टेज असल में खराब प्लानिंग और उससे भी ज्यादा खराब सुपरविजन का नतीजा होता है। एक अच्छा सुपरवाइजर इस बर्बादी को काफी हद तक रोक सकता है। तो एक सुपरवाइजर रखने का खर्च शायद वेस्टेज रोककर पुश जाए। बिल्कुल पुश सकता है। तो आज की बातचीत का सार निकालें तो ये समझ आता है कि घर बनाते समय स्मार्ट बचत सिर्फ बड़ी चीजों जैसे स्टील या सीमेंट में नहीं है, बल्कि दीवार की मोटाई जैसी छोटी लगने वाली बात, सही तरह का सीमेंट चुनना, प्लॉट का आकार और लेवल ध्यान से देखना, और सबसे जरूरी वेस्टेज को कंट्रोल करना, इन सब में छिपी है। सही कहा। ये छोटे छोटे कदम अगर सही समय पर उठा लिए जाएं तो वाकई लाखों रुपए बच सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। जी। हमने ये सब आम गलतियां तो डिस्कस कर ली, लेकिन इनके अलावा घर बनाने या सामान्य तौर पर खर्च करने को लेकर आपकी अपनी कौन सी ऐसी आदत या सोच है? हो सकता है ब्रांड को लेकर कोई खास पसंद हो, या थोड़ा और अच्छा, थोड़ा और महंगा करने की चाहत हो, जो अनजाने में आपके बजट को गड़बड़ा सकती है। इस पर थोड़ा विचार करना शायद आपकी अगली बचत की कुंजी साबित हो सकता है।